चलिए, तो मैंने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो बताया मेरे पास मान लो कोई कंपोनेंट है, फिर वाटर है। वाटर में क्या ऐड करिए आपने? शुगर ऐड कर दी। तो जब वाटर में शुगर पूरी तरह ऐड हो जाती है, तो आप चाहे वाटर का टेस्ट यहाँ से लो या आप बिल्कुल लास्ट से लो वाटर का, आपको टेस्ट में कोई चेंज आता है क्या? जब वाटर में पूरी शुगर डिजोल्व हो जाएगी। बोलिए हाँ है ना। हेलो। टेस्ट होता है। तो वाटर में टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप ऊपर से सिप लो चाहे लास्ट सिप लो आप। तो हम बोल सकते हैं जो शुगर की कंपोजिशन है वो वाटर में क्या है, हर जगह सेम है। तो इसलिए जो शुगर इन वाटर सोल्यूशन है, इट इज शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है उसी को बोलते हैं क्या हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या चीज है? चैप्टर का नाम ही क्या है आपका? सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो क्या करें? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है आपका? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। जैसे अपने वाटर को ऐड की, वाटर में क्या ऐड किया आपने? शुगर ऐड की। वाटर में क्या ऐड किया आपने? शुगर ऐड की। तो शुगर वाटर में ऐड होती है तो वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, सिर्फ क्या होती है उसमें मिक्स हो जाती है, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं आपस में। तो क्या लिखा हुआ है कि जब आपके पास दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हो या दो से ज्यादा, उनको जब हम मिक्स करते हैं, कौन सा मिक्स? होमोजेनियस मिक्सचर जब करते हैं उनको, तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है साम्य? सौम्या, यस सर। सॉल्यूशन क्या है आपका? होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? टू और मोर देन टू रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। जैसे एग्जांपल दिखाया आपको शुगर और वाटर का। और सॉल्ट और वाटर का भी क्या है आपका? वो भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अगर मेरे पास क्या हो, दो ही कंपोनेंट हो, एक क्या हो? सॉल्यूट हो, दूसरा क्या हो आपका? सॉल्वेंट हो। तो सॉल्यूट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो कितने कंपोनेंट हुए आपके? दो कंपोनेंट हुए। तो दो कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी का मतलब कितना होता है? टू होता है। तो लिखा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट नॉन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो पार्ट डिवाइड कर दिया हमने, एक आपका क्या है? सॉल्यूट, दूसरा क्या है आपका? सॉल्वेंट। ठीक है। जनरली क्या होता है भाई? सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है? सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। जनरली हम ये मानते हैं जो सॉल्यूट है वो क्या है आपका? लेसर अमाउंट में, और सॉल्वेंट क्या है आपका? हायर अमाउंट में। ठीक है भाई, बोलिए हाय ना। यस सर। सेकंड चीज है हम बोल सकते हैं, तो उसने दिखा दिया सॉल्यूट क्या है आपका? लेसर इन नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्वेंट क्या होते हैं? उनके मोल्स क्या होते हैं आपके? हाई होते हैं। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझो यहाँ पे ऑडियंस वाले, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैंने बोला कि आपने 10 ग्राम शुगर ली मान लो, उसको आपने डिजोल्व कराया किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। आपने 10 ग्राम शुगर ली, उसको डिजोल्व कराया 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो आपका जो सॉल्यूशन बना वो कितने ग्राम का बनेगा भाई? बोलिए। 110। 110 ग्राम का बना। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? ये मेरा सॉल्यूट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, है ना भाई? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कि जो लेसर अमाउंट में होता है वो क्या है? मेरा सॉल्यूट। ज्यादा में होता है वो मेरा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। चलिए ठीक है भाई, मान ली आपकी बात। ये मेरा सॉल्यूट हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। बट अब मैं बोलूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने आपकी बार क्या लिया भाई?
60 ग्राम शुगर लिया और 50 ग्राम मान लो चलो 50 ग्राम वाटर लिया। मेरे पास अब सोल्यूशन कितने का है, वो भी अभी कितने का है, 110 ग्राम का सोल्यूशन है। तो मेरा 60 ग्राम शुगर है और 50 ग्राम मेरे पास वाटर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं भाई क्या, ये मेरा क्या होना चाहिए था आपकी बार, सॉल्वेंट होना चाहिए था, और ये मेरा सॉलिड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। बट अभी भी मेरा ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये मेरा अभी भी क्या है, सॉल्यूट है। अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो उसने बोला जो लेसर अमाउंट में होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट मेरे अकॉर्डिंग पानी होना चाहिए आपकी बात, बट पानी अभी भी क्या है, सॉल्वेंट है। और वाटर दूसरा क्या है आपका, जो शुगर है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो सॉल्वेंट नहीं, वो अभी भी सॉल्यूट है। तो पहले देखो एक कॉन्सेप्ट ये समझो यहाँ पे, लेसर इज नंबर ऑफ मोल्स। पहले अमाउंट की बात कर रहा था, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। तो शुगर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, C12H22O11 होता है ना भाई, केन शुगर। तो कितना मास हुआ उसका, 3.2 हुआ। मोल्स क्या होते हैं आपके, गिवन मास अपन मोलर मास। तो 60 डिवाइड बाय 342, इसका मोलर मास ये आया, और वाटर मोलर मास कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 18। तो किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है बीवी, किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, वाटर के। water, इसलिए वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, जबकि उसका मास कम है, बट उसके मोल्स क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट में। सेकंड चीज जो इससे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ऐसे फंस जाओ कि मान लो तो मोल्स भी सेम ही आ रहे हैं, लगभग बराबर आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप शुगर को वाटर में ऐड करते हो क्या बनता है आपका, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन जो बनता है उसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। आपका वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और आपका शुगर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है भाई, तो जो सॉल्यूशन है उसकी जो स्टेट है वो किससे मैच कर रही है, बताइए, वाटर। वाटर से मैच कर रही है। तो सॉल्यूशन की स्टेट जिससे मैच करती है वही क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है। तो ये आप, ये यूनिवर्सल ट्रू है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूट हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो जिस स्टेट का आपका सॉल्यूशन होगा उसी स्टेट वाला क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। क्लियर है, ठीक। ये याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो पहले हमने पढ़ लिया, दे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसके, होमोजेनियस मिक्सचर, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। अगर सिर्फ दो ही हो मेरे पास तो क्या बोलते हैं उसको, हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन जो बनता है किससे मिलकर बनता है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो सॉल्यूशन का जो मास होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल यहाँ पे 180 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरे अकॉर्डिंग यूरिया क्या होना चाहिए था आपकी बार आपका, सॉल्वेंट होना चाहिए था, वाटर क्या होना चाहिए था, सॉलिड होना चाहिए। बट हमने जब मोल्स देखे तो यूरिया के मोल कितने आए, 3, वाटर कितने आए, 5। तो यूरिया क्या है मेरा, सॉल्यूट है, वाटर क्या है मेरा, सॉल्वेंट है। ठीक है भाई, और सेकंड है, सर जिस हाँ बोलो। सर जिसमें दोनों लिक्विड हो उसमें क्या, हम्म, जिसमें दोनों लिक्विड हो और नंबर ऑफ मोल सेम हो। फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको मान रहे हो। अगर दोनों 50% मान रहे हो तो कोई भी मान सकते हो आप इसमें। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है अगर हम उसको मान के चलें तो हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे भाई समझो, on the basis of physical state of solute and solvent, solution can be classified into 9 category। कैसे भाई, जैसे मान लो, जैसे पहले एग्जांपल में दिखाऊंगा एग्जांपल। पहले हम आए थे लिक्विड वाले पे आए थे, इसके बाद आए थे।
गैस को आपने डिजोल्व किया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है आपका, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। और या जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें भी क्या होता है भाई, अंडर हाई CO2 प्रेशर क्या dissolved. करते हो आप, CO2 डिजोल्व कराते हो किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि आपको गैस दिख रही है उसके अंदर भी, नहीं दिख रही ना, वो क्या है, Solution. वो भी एक सॉल्यूशन है। जब हमने क्या किया है, गैस को डिजोल्व कराया है किसमें, लिक्विड के अंदर। तो गैस क्या हो गया आपका यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया। एंड सॉरी, गैस क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया। एंड वाटर क्या हो गया आपका वहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर भाई यहाँ तक। हाँ दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, ये तो पता ही है आपको, अल्कोहल इन वाटर, है कि नहीं भाई। हाँ तो ये भी क्या है, लिक्विड, ये भी क्या है, लिक्विड। एंड नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन लिक्विड। तो बताया मैंने अभी आपका क्या, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, ये भी क्या है आपका। तो जो लिक्विड सोल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं। जब आपने गैस में जो किया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, लिक्विड को लिक्विड के अंदर, और सॉलिड को लिक्विड के अंदर। तो जब आपके लिक्विड क्या है आपका, जब सॉल्वेंट हो तो क्या बोलते हैं उनको हम, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आई। हम्म दूसरा देखिए, जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम, गैसीय सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, गैस इन गैस। तो ये तो आपको क्या हो गया, जो एनवायरमेंट है उसमें क्या है, हर गैस क्या है, दूसरी गैस में मिक्स है कि नहीं है। आपको हाँ एनवायरमेंट में दिखता है कि O2 कहाँ बह रही है, CO2 कहाँ बह रही है। तो क्या लिखा है, हम्म, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड N2 गैस। तो ये क्या है आपका, गैस इन गैस हो गया। दूसरा है लिक्विड इन गैस। तो उसने बताया क्लोरोफॉर्म को अपने मिक्स किया किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो क्लोरोफॉर्म क्या था आपका, लिक्विड। और नाइट्रोजन गैस क्या है आपका, गैस है। तो जो मिलेगा आपको गैस मिल रहा है, गैस फॉर्म मिल रहा है आपको मिक्सिंग करने के बाद। एंड लास्ट है सॉलिड इन गैस। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म है। और नाइट्रोजन गैस क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म है। ओके, नाइट्रोजन गैस क्या है आपका, गैसेस फॉर्म है। तो ये जो एग्जांपल किसके हो गए आपके, जब सॉल्वेंट क्या है आपका, गैस है। एंड लास्ट है आपका गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। आपने पढ़ा ना रिएक्शन वाली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या ऐड करते हो उसके अंदर आप, H2 ऐड करते हो किसी बेंस में, निकल Pt Pd। पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने। हाँ पढ़ा है। Yes. ये क्या है आपका, गैस। और ये बाकी सब क्या है आपके, सॉलिड सरफेस। बस समझ में आ गई। हम्म नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। तो आपने पढ़ा होगा, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, NaHG, या जिंक Hg। तो जिंक क्या है आपका, मेटल किस में है, सॉलिड स्टेट में होता है। और मरकरी क्या है आपका, हाँ ठीक है, मरकरी क्या है आपका, लिक्विड। बात समझ में आ गई, ये है हाँ ना। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम और जिंक बोल सकते हैं। एंड लास्ट आपका सॉलिड इन सॉलिड। तो क्या हुआ आपका, एलॉयज जो हो गए आपके, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, या आपका ब्रास बोल सकते हैं या ब्रॉन्ज बोल सकते हैं, वो भी क्या है आपके, एलॉयज हैं। ठीक है, ठीक। डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। नहीं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा यहाँ तक। Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। सौम्या ठीक है बेटा यहाँ तक। Yes, sir. नेक्स्ट ठीक है आपकी कंसंट्रेशन। तो देव, हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन टर्म, कि क्या होता है कंसंट्रेशन। क्वांटिटी क्वांटिटी और या अमाउंट ऑफ कोई सब्सटेंस या सॉल्यूट इन सॉल्वेंट को दिखा रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म्स होती है। 100% तो नहीं बोल सकते, मैंने कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मास परसेंटेज क्या होता है। सर तो क्वांटिटी बोला मैंने, हाँ मास बिल्कुल नहीं, तुमने बोला 100% करने के, 100 करने के लिए। लेगा, रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो बिल्कुल सही है इसका। कह रहा है कि कितना अमाउंट आपके सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं क्या हम, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है प्रण, पनन क्लास में है पनन। है सर। और फिर
चलिए, तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो बोलेंगे तो हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो उसमें पहला फर्स्ट है आपका मास परसेंटेज। तो जब मेरे पास जो सॉल्यूट है वो किस में हो, मेरे पास ग्राम में हो, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो भी किस में हो, ग्राम में हो। तो मास परसेंटेज मतलब ये होता है कि मैं मान लूं मेरे पास अगर 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन है, तो उसमें जितना भी ग्राम आपका सॉल्यूट है वही क्या हो गया, उसका मास परसेंटेज हो गया। जैसे मान लो मेरे पास पूरा जो सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, तो उसमें 25 ग्राम क्या अगर पास सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट की मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 25 ग्राम आ जाएगी। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मास परसेंटेज, पहला आ गया आपका। तो मास परसेंटेज मैं बताऊं क्या हो गया, द मास ऑफ अ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना दिया हमने, मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो गया आपका क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है भाई, बोलिए हाय ना। Yes. जैसे अब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई इतना मास परसेंटेज बताओ कितना आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि आपको मोलैलिटी पूछ लेगा, नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, या मोलैलिटी पूछ लेगा मास परसेंटेज देके। तो कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि 10% कौन सा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ HCl ने बोल दिया मान लो आपसे, तो इसका मतलब आप जब भी आपको 10% दे रखा है उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, मैंने लेट कर लिया, तो उसमें 10 ग्राम क्या है मेरे पास, HCl है। बात समझ में आई। हाँ। तो ये हमेशा आपको याद रखना है इस चीज को। तो देखो लिखा हुआ है कि इफ a solution is described by 10% glucose in water by mass, अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे कि आपके पास 10% ग्लूकोज है वाटर के अंदर बाय मास, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in a 100 gram of solution। ठीक है भाई, आपका अगर पूरा 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है आपका ग्लूकोज है, बाकी 90 ग्राम जो बचा वो क्या आपके पास वाटर है। ठीक है भाई। अनंत आगे क्लास में नहीं हो, हूँ सर हूँ। तुम कहाँ गए थे अभी, मैं तो कहीं नहीं गया। तो मैंने आवाज दी थी। ओ सर मैं नेट खराब होगा मेरा। ओके, सही बहाना होता है लोगों को बस। थैंक यू। सेकंड है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो वहां पे क्या था, आपके पास जो सॉल्यूट था वो भी क्या था, मास में था, और पूरा सॉल्यूशन भी मास में था। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट होगा वो भी क्या होगा, आपका वॉल्यूम में होगा, जैसे ml में हो गया, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो भी आपका वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं द वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। जैसे उसने बताया कि वॉल्यूम परसेंटेज को बोल सकते हैं वी बाई वी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जैसे मैं बात करूँ वैसे मैं सॉल्यूट की बात करूँ, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे एग्जांपल दिखाया हुआ हमने उसमें क्या, कि आपके पास क्या है, 10 ग्राम है, क्या आपके पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बोला उसने आपसे, यू हैव अ 10% इथेनॉल सॉल्यूशन। उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वाटर में इथेनॉल सॉल्यूशन था उसमें 10 ग्राम क्या है आपके पास इथेनॉल है, किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो 90 ग्राम क्या आपके पास वहां पे, वो ml है। आप 10% मतलब है कि आपके पास 10 ml क्या है, इथेनॉल है, कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो मतलब कि वाटर कितना आपके पास, 90 ml वाटर। तो लिखा हुआ है means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that total volume solution is 100 ml। ठीक है भाई, आया ना। हाँ। देन थर्ड आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको बोल सकते हैं हम W बाय V भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपका सॉल्यूट है वो किस में होगा, आपके पास ग्राम में होगा, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो किस में होगा, आपके पास ml में होगा। तो जो निकालोगे आप वो दैट परसेंट इज कॉल्ड
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो लिखा हुआ है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना मास आपका सॉल्यूट का परसेंट है। तो लिखा हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है भैया तक। अब नेक्स्ट आ गया आपका पीपी, पार्ट पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है समझ लीजिए इसको भी, पीपीएम। तब पीपीएम मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट है ना उसका अमाउंट जो है वो क्या है, बहुत लेस है। लेस नहीं, बहुत लेस, मतलब हाईली लेस है एज कंपेयर टू आपके सॉल्यूशन। तो जब मैं उस सॉल्यूशन की कंसिडरेशन निकालता हूँ तो किसमें निकलती है, वो आपकी पीपीएम में निकलती है। जैसे एग्जांपल है, आप जब पढ़ते हो कि दिल्ली में क्या हो रहा है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो नहीं है आजकल, तो बताते हैं कि भाई इतना पीपीएम है। जैसे आज मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 100 पीपीएम तक है, तो आप क्या हो, मॉडरेट पॉल्यूशन है। दिल्ली में कितना होता था, 500 पीपीएम पॉल्यूशन तक होता। तो पीपीएम क्या है, एक मेजरमेंट है क्या करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल, जैसे आपके घर में टूथपेस्ट यूज करते हो आप, करते ही होगे, सिंपल सी बात है, इतने अच्छे तो होगे कि नहीं करोगे। तो टूथपेस्ट जो यूज करते हो आप, टूथपेस्ट में क्या होता है, एक टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है जो क्या होता है पीपीएम में डला हुआ होता है। और वो किस लिए यूज करते हैं, आपके टीथ को ब्राइट करने के लिए यूज करा जाता है, शाइन करने के लिए यूज करा जाता है। तो वो भी किसमें यूज कर रहे हो, पीपीएम में यूज कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा अपने पास 1 पीपीएम है, तो 1 पीपीएम का मतलब ये होता है कि मेरे पास 1 ग्राम सॉल्यूट है, किसमें, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं ग्राम के टर्म में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो उसका मतलब हो गया मेरे पास 1 ml है सॉल्यूट, किसमें, 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो कम है कि बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो जब जब आपकी सॉल्यूट बहुत कम होता है तो उसको निकालते हैं किसमें, हम पार्ट पर मिली में दिखाते हैं। ठीक है भाई, बोलिए हाय हम्म। ना, देख लीजिए आगे। हाँ। तो पीपीएम की बात कर रहे हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, किसमें, इन 10⁻⁶ ग्राम में। तो 10⁻⁶ ग्राम में जितना भी ग्राम होगा तो उतना क्या हो जाएगा, मेरा पीपीएम आंसर आ जाएगा। जैसे बोलूं कि मान लो मेरे पास क्या है भाई, 15 ग्राम है, कितने में, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो कितना पीपीएम आंसर आ जाएगा आपका, बोलिए। तो मेरा सोल्यूट 15 ग्राम है, 10⁻⁶ ग्राम है, तो कितना पीपीएम आंसर आएगा, 15 ppm। 10 पीपीएम। तो ये फॉर्मूला आ गया समझ, आपकी समझ क्या, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है भाई। जैसे मैं दिखाया मेरे पास कितना ग्राम था, 15 ग्राम था, किसमें, 10⁻⁶ में। 10⁻⁶ कैंसिल हो, कितना बचा, ओनली 15। तो 15 क्या है मेरा, पीपीएम आ गया। जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो 10 पीपीएम का मतलब कितना होगा भाई बताओ, 10 पीपीएम का मतलब कितना हो गया कि मेरे पास 10 ग्राम है सॉल्यूट, कितने ग्राम में, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है या नहीं है, बता दो अभी, आया ना। Yes. चलिए, यस सर। ओके गुड। ये बातें हैं, पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। पहले एक क्वेश्चन चाहिए।
चलिए पहले, हाँ भाई इसके बाद क्वेश्चन आएंगे अभी, इन टर्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बता चुका हूँ पहले भी आपको। मोल फ्रैक्शन मतलब है क्या? ये एक फ्रैक्शन टर्म हो गई किसकी? मोल्स की। जैसे मैंने बताया आपको कि मान लो मेरे पास क्या है, हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, एक सॉल्यूशन है जो आपका दो कंपोनेंट से बना है। एक है आपका ए, दूसरा है आपका बी। तो उस जो आपके सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो कुछ मोल्स ए के भी होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, Na हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। तो कह रहा है मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन दिखाते हैं इससे हम। एक्स को थोड़ा सा बड़ा सा कर दूं, कुछ ऐसे, ठीक है भाई। एक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, तुमने कौन सा कंपोनेंट ले लिया भाई, ए ले लिया। तो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। होगा क्या नहीं होगा, मुझे बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा भाई, NB अपॉन Na प्लस NB। बी अपॉन Na प्लस एन। तो डिफाइन करो मोल फ्रैक्शन, डेफिनेशन क्या हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। तो मेरे पास काई ए आ गया, काई बी आ गया, तो काई ए प्लस काई बी कितना आ जाएगा आपका, 1। 1 आ जाएगा। तो मतलब अगर आपने काई ए निकाल लिया है तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्या करो, काई ए को 1 में माइनस कर, तो क्या निकल जाएगा आपका, काई बी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए। मेरा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, मनन आपसे क्वेश्चन है। जी सर। मेरे पास सॉल्यूशन है एक, उसमें क्या तीन कंपोनेंट है, ए है, बी है और सी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा बेटा, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो मैं पूछूं क्या इस केस में काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होगा क्या? नहीं, उसके लिए काई A प्लस काई B प्लस काई C इक्वल टू 1 होगा। जितने भी आपके पास फ्रैक्शन है सबका सम करोगे तो 1 आएगा। ठीक है नकुल, हम्म। नकुल ठीक है, ये यस। ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप पीछे। चलो वापस आते हैं जहाँ हम थे। हाँ जी, तो मोल फ्रैक्शन मेनली है क्या, ये आपका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो जैसे दिखाया है इसमें, काई बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन प्लस एन बी। और मोल्स क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, यस गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ ए प्लस गिवन मास मोलर मास ऑफ बी। तो ऐसे अपने बी का निकाल दिया, तो काई बी प्लस काई ए कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। तो बताइए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी मोलरिटी क्या होता है। पहले रिटी है फिर रिटी, पहले मोलरिटी है, उसके बाद देख लो क्या होता है मोलरिटी। जैसे मान लो अगेन, कि मेरे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन। मेरे पास अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, इसी को बोलते हैं मोलरिटी।
मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो मैं डिफाइन करूं तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो जैसे मेरा देव आपसे क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास 12 मोल्स है किस सॉल्यूट के, 12 मोल है किस सॉल्यूट के मेरे पास, किसमें 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। हाँ मोलैरिटी कितनी होगी? 4। 4, क्योंकि मैंने बताया आपको पर लीटर बताना है कितने मोल्स होंगे। तो 3 लीटर में कितने मोल्स हैं? 12। तो पर लीटर कितने आ जाएंगे आपके पास? 4 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक है। ओके गुड। साम्या समझ में आया बेटा? साम्या, हाँ सर आ गया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला में लिखो तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है भाई। और अगर आपको एमएल में गिवन है तो या तो आपको एक काम है, पहले उसको एमएल से लीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? into नंबर ऑफ, 1000. बिल्कुल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 1000। और मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है पढ़ा आपने? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप ये याद रखेंगे मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर के अंदर जो बी होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ए होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। एनसीईआरटी में ये 1 मान रखा है, इसको 2 मान रखा है। ठीक है भाई, है ना? हाँ मैंने क्या लिखा ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है। तो सॉल्यूट क्या होता है? अगर मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को हम डब्ल्यू से मानेंगे हमेशा और मोलर मास को हम एम से मानेंगे। तो गिवन मास क्या? डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी अपॉन वॉल्यूम इन एम एल इंटू 1000। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया क्या आपका? डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू वी, किसमें? एम एल में। समझ में आ गया? तो डाउट नहीं किसी को? बोलिए हाँ है ना? चलिए देखिए एक बार। तो मोलैरिटी क्या है? इट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई। ठीक है भाई। Yes. चलिए नेक्स्ट है आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला बता चुका मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास सॉल्यूट इनटू 1000, नीचे वॉल्यूम एमएल में आ गया। तो फॉर्मूला बन गया क्या आपका? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया आपका डब्ल्यू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। और आपको पता है भाई एक फॉर्मूला और आगे हमने क्या? वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। होगा कि नहीं होगा भाई? तो क्वेश्चन में अगर मुझे डेंसिटी गिवन है डायरेक्ट, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई। बोलिए हाँ है ना? Yes. बाकी
सौम्या जी सर। सौम्या क्लियर है बेटा? मैं बताऊं दोबारा? हाँ सर। ओके देव क्लियर बेटा? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट है आपका मोलिटी। मोलिटी क्या होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो मोलिटी का मतलब होता है कि मेरे पास मान लो अगर मेरे पास क्या है भाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो उसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं, इसमें दो चीज चेंज हो गई। वहां पे था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां पे आपके पास वॉल्यूम था, यहाँ क्या आपके पास मास है। वहां वॉल्यूम था किसका? सॉल्यूशन का। या मास है किसका आपके पास? सॉल्वेंट। तो मोलिटी का हम डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी? मोलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ग्राम में होगा तो क्या कर देंगे? इनटू 1000। क्लियर है? बोलिए हाय ना। हाँ चलिए आ जाइए। तो क्या कर रहे हैं? मोलिटी डेफिनेशन क्या है? मोलिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या हो गया आपके सामने? मोलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो फॉर्मूला आपके सामने एक फॉर्मूला ये भी आ गया कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो गया। ठीक है भाई यहाँ तक? हाँ चलिए, हाँ तो मोलरिटी जो है इसकी क्या होती है? तीन तीन यूनिट होती है। एक कौन सी होती है? मोल पर लीटर। सेकंड यूनिट क्या होती है उसकी? मोलर मोलर। और किसे नोट करते हैं इसको हम? कैपिटल एम से। कैपिटल एम। सर लिखा हुआ है 0.5 एम सॉल्यूशन, या 0.5 मोलर सॉल्यूशन, या 0.5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे रखी है। ठीक है भाई? हम्म एंड मोलरिटी क्या होती है आपकी? मोल पर केजी, सेकंड मोलाल, एंड थर्ड स्मॉल एम। ठीक है भाई? ये इनकी क्या हो गई? यूनिट्स हो गई। डाउट तो नहीं है? नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या पढ़ा? देखो सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म। फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट में समझाता हूँ 2 मिनट रुक जाओ। तो छोड़ दो, सेकंड पहले देखो, ये भी हमने पढ़ा वाला टर्म। बोले हाय ना। हम्म अगर क्वेश्चन में मुझे देखो, अब नहीं ये समझ लो इस बात को, अगर क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज दे रखी हो, मास परसेंटेज, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये वाला कौन सा? मोलैरिटी वाला फॉर्मूला क्या है? मैं दिखाऊं? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा है इसने? एक्स है आपका परसेंटेज, आ गया मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? हेलो, हाँ सर। क्या आ रहा है आपकी? आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इक्वल टू ये एक्स फॉर्मूला। ठीक है, और सब कुछ ठीक शार्ट है। है। हाँ ठीक है, नहीं होगा कुछ और आ गया। एक्स क्या है आपका? परसेंटेज है। डी आपकी डेंसिटी है। और नीचे क्या है आपका? एम। एम क्या है आपका? मोलर मास नहीं, मोलर मोलर मास, नहीं नहीं, एम है आपका जो क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस। नहीं, पता नहीं। मोलर मास है किसका? हाँ एम है मोलर सॉल्यूट का। मास सॉल्यूट का। ये गलत कर दी इसने, कैपिटल एम लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना। तो अभी हम दे रखा है, यहाँ पे हम दे रखा है, दो जगह गलत है।
कैपिटल एम ले लेंगे आप मोलर मास को, ठीक है भाई। मोलिटी इन टर्म ऑफ परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला है मोलिटी इन टर्म ऑफ परसेंटेज। हाँ बेटा मोलैरिटी भी कैपिटल एम हो जाएगी। क्या कह रहा है, कुछ नहीं, बोल बोल। नहीं कुछ नहीं। कह रहा है ये कह रहा है मोलारिटी। मोलारिटी और मोलर मास दोनों कैपिटल एम से रिप्रेजेंट हो जाएंगे फिर तो। मोलैरिटी और मोलर मास, अच्छा तो M1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो रेफरेंस बुक लिखो, में भी उसी से करते हैं। तो पूरा लिखो। हाँ अरे हाँ ठीक है ठीक है, आप इसे मिनट करोगे ना इसको, फिर छोड़ो सही तो कर रहा है, इसको लिखो एम बी, ठीक है। हाँ ठीक है चलिए देखिए समझिए इसको, ये फार्मूला कैसे आया है वो मैं दिखाता हूँ एक बार, 2 मिनट रुको। एक क्वेश्चन आपके साथ, उसमें वो 3 पूछिए आपसे क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ड्राइव वो देख लो एक बार, समझ आएगा। पहले हम बिना फॉर्मूले करेंगे, और आपकी मैम फॉर्मूला कराएगी तो करना, नहीं तो बिना फॉर्मूले करना है क्वेश्चन। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 भाई, पढ़ो। solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight यानी mass percentage. What will be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per milliliter? Then what should be the molarity मैं of दिखाता this? हूँ जो फॉर्मूले ड्राइव हो कैसे ड्राइव हो, पहले बस समझ लो, ठीक है। तो पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको 10% सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है भाई। आपको गिवन है क्या भाई, आपके पास है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मास परसेंटेज है आपके पास। चलिए इसका मतलब क्या हुआ भाई, बताओ मुझे, पता है आप पढ़ लेंगे आप लोगों ने। कि 10 gram 10 glucose in 100 gram of water. 10 सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो वाटर कितना है आपके पास, 90 ग्राम। 30 ग्राम वाटर है, ठीक है भाई। बोले हाय ना। हाँ सर। तो देखिए पहले हम फर्स्ट कर रहे हैं, पहले मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, सॉल्यूट का मास है ना, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, यही होगा, बोलो। हाँ डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अगर ये ग्राम में है तो हाँ कितना है आपका, ये दिखाई दो 10 डिवाइड बाय 180 इंटू 90 इंटू, ये आ गया है ना भाई, ये इतना आया नहीं आया यहाँ तक। हाँ तो देखिए इससे मैं ये काट दूं, बोलो है ना। सही है। अब देखो ये आपके पास, ये जो मेरा था ये मैंने क्या मान लिया, x परसेंटेज, तो ये क्या बन गया ऊपर वाला आपका x बन गया, नीचे कितना है आपके पास, ये क्या आ गया आपका मोलर मास आ गया, है ना। हाँ और 99 बाय जो 100 बना आपका, 9 बाय 100, तो इसे तो मैं इसको भी काटो मत, छोड़ो इसे काटो मत, रुक जाओ। ऐसे फॉर्मेट ड्राइव करके दिखाऊं कैसे फॉर्मेट ड्राइव हुआ, आपको फॉर्मेट ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 माइनस एक्स हो गया ना ये 90। तो 90 लिखा आपने, और ये आपके 90 को पास ये था, तो इसको तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको 90 बाय 100 और ऊपर 10, बोलिए हाय ना। हाँ हम्म, हाँ ठीक है।
तो ये कितना आ गया आपके पास, ये कितना हो गया, 0.9 हो गया ये वाला पार्ट। यस। तो आपका क्या निकल गया देखो, x इंटू 10 डिवाइड बाय mb इंटू 1 माइनस एक्स। हो रहा है फुलफिल, नहीं हो रहा है? x क्या है आपका, परसेंटेज, तो ऊपर कितना आ गया, 10 आ गया, इंटू 10, नीचे क्या है आपका mb इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया किसका इसने, मोलैलिटी का फॉर्मूला निकाल दिया इसने। ठीक है भाई, या नहीं है क्लियर? क्लियर है सर। देखो जरा, दिखा दिखाया आपको। सर ये लिखे साथ के साथ हाँ, लिखना है ये? नहीं नहीं, आपके लिखे तो बड़े सारे फॉर्मूले, फॉर्मूला क्वेश्चन करना नहीं है अभी। क्वेश्चन अच्छा। आपको नॉर्मली करना है ऐसे क्वेश्चन, कभी मैम अगर फॉर्मूला लिखाई तो यूज करना है फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला, तो थर्ड नंबर फॉर्मूला था वो देख लीजिए आप, ये लिखा है ना जो मैं लिखा है नीचे, ये ऊपर 1000 हाँ कर रखा है ना, नहीं जाओ उसमें क्या किया है, 1 माइनस एक्स एन बी, ऊपर इसका 1000 आ रहा है, तुम्हारा 10 आ रहा है। सर, आप 100 नीचे लेके गए तो ऊपर 10 एक और बचेगा। हाँ आप सर उस, हाँ, तो ये रहा 10, वो ये रहा 10, तो ये तो रहा। और एक 10 पहले से ही था। अरे वो तुमने एक्स मान लिया ना, ये तुमने एक्स मान लिया ना, ये तो हमने 10 जो था। ये 1 माइनस एक्स कैसे आया ये वैसे? ये 1 माइनस एक्स, ये मेरे वाला। हाँ। एक 1 माइनस एक्स मैंने निकाला, ये जो 0.9 है मेरे यहाँ पे, ये जो 0.9 आया, ठीक है। 90/100 लिख दिया ना आपने। नहीं यार सही कह रहा है, तो फॉर्मूला इसने गलत ड्राइव तो निकल दिया मेरे यहाँ पे। यूनिट्स में प्रॉब्लम होगी सर। तो मैं तुम्हारा जो आंसर हो गया था ना, 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे गड़बड़ किया इसने कुछ, एम बी। ये 100 माइनस एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ है। अब ठीक है, ये इतना हमारा आंसर यहाँ पे, ये आया था ना हमारा, हाँ तो ऊपर कितना है, सही है, अब ठीक है। ठीक है, 10% था हमारे पास, तो एक्स कितना हो गया, 10 हो गया, इंटू 1000, और यहाँ पे होगा 100 माइनस एक्स, तो 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90 इंटू मोलर मास। अब ठीक है, तो आप फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला ड्राइव मत करो, रहने दो, छोड़ो उसको। मैं देख के बताऊंगा इसका आंसर भी, ठीक है क्या फॉर्मूला प्रॉपर ढंग से, फॉर्मूला आपका यही है जो मैंने लिखा है आपको, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा आपका ये, कि जो मोलैलिटी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बनेगा फॉर्मूला प्रॉपर। ठीक है, हम्म। तो आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल करो, आप क्या करोगे देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको सिंपल। हाँ जी, आपके पास क्या था, 10% सोल्यूशन था आपके पास, 10% ग्लूकोज था आपके पास, तो उसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्वेंट कितना आ गया आपके पास, 90 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, और मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो 90 इंटू 1000, तो सिंपल आंसर आ गया आपका 10 अपॉन 180 इंटू 90 इंटू 1000, दो जीरो से दो कैंसिल हो गए आपको, और कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 162। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, वो 100 ये माइनस एक्स होगा, ठीक है। हाँ, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना, 100 डिवाइड बाय 162, तो इट्स कम टू बी 0.617। ठीक है भाई, लो हाँ या ना। हाँ। चलिए, अब सेकंड सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, फाइंड द मोल फ्रैक्शन भी पूछा उसने आपसे, है ना भाई। तो देखिए हम्म। आपके पास ग्लूकोज कितने ग्राम है,
10 ग्राम, वाटर कितना ग्राम है आपके पास, 90 ग्राम है ना भाई। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है ग्लूकोज के, 10 डिवाइड बाई 180, तो कितना आ गया 1/18, 1/18 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 18 पे आ गया 0.05। और पानी कितना आपके पास 90 ग्राम वाटर है, तो वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 90 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया, ये 5 आ गया। Yes, sir. Fraction of glucose is equal to number of moles of glucose divided by number of moles of glucose plus number of moles of water। कितना आ जाएगा भाई आपका, 0.055 डिवाइड बाय 5.055, तो ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 0.011। ठीक है भाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा भाई, सर आपने मोल कैसे निकाले हैं उसके ग्लूकोज के? ग्लूकोज क्या था आपके पास, 10% ग्लूकोज था ना। सर मोल मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है ना? नहीं नहीं, आपसे 3 चीज पूछी उसने, उसने पूछी है तो एक तो उसने पूछा मोलालिटी कितनी आएगी, एक पूछा उसने मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, अच्छा फिर ठीक है, हाँ ठीक है एक सर। पूछा उसने आपसे मोलारिटी कितनी आएगी, ये 3 चीज हाँ पूछी सर। उसने आपसे। तो हाँ ये हमने जी बता सर। दिया कितनी थी, 0.617 थी। ठीक है। ना हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो मोल फ्रैक्शन में बताया कैसे निकलता है कि हमें दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है। तो इसके मोल्स क्या आएंगे, 10 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, और ये कितना है 90 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलर मास। ठीक है भाई। हाँ तो इसके मोल्स आ गए 0.01, तो वाटर के मोल्स कितने आएंगे बताओ, 0.99। 0.99989 आएगा भाई। हाँ वही। ठीक है भाई, क्लियर है नहीं है। Yes, sir. चलिए, जी सर। नाश पूछा उसने आपसे, क्या पूछा आपसे, मोलालिटी पूछा उसने आपसे। मोलालिटी कैसे निकालेंगे समझ लो। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है उसने आपको, क्वेश्चन में उसने आपको दे रखा है डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आपको कितनी दे रखी है देखते हैं। हाँ जी। तो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर सेकंड पार्ट, इफ द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml then what will be the molarity of a solution। डेंसिटी देखिए 1.2 ग्राम पर ml, तो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी। तो डेंसिटी देखिए कितनी इसने आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। चलिए तो आ जाते हैं दोबारा। हमारे पास अगेन सेम, हमारे पास क्या है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन बोला उसने हमसे, मतलब मेरे पास क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है। पूरा सोल्यूशन कितने ग्राम का भी है मेरे पास, कितने का है कि नहीं है। हाँ तो मेरे पास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन, वॉल्यूम। जब मुझे मोलैरिटी निकालनी होती है मुझे वहां पे वॉल्यूम चाहिए होता है ना। हाँ हाँ तो मास आपको कितना सोल्यूशन का पूरा 100 ग्राम, तो ऊपर कितना आ गया 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल, क्योंकि डेंसिटी आपकी एमएल में थी 1.2, तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका 1000 डिवाइड 100 डिवाइड बाय 1.2, तो 1000 डिवाइड बाय 12 हो गया। ठीक है भाई, तो है यस। ना। और इसके मोल्स कितने आए थे 10/80 180। आए थे, तो मोल्स कितने हैं 10/180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 1000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया आपका 10 डिवाइड बाय 180 इंटू 12 बाय 1000 इंटू 1000। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12 डिवाइड बाय 18 मतलब 3, 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। हाँ जी, बाकी लोग। हाँ सर। आ गया sir. अब देखो अभी कैसे कैसे समझ लो, इसको यहीं पे छोड़ो भैया, इसको ऐसे छोड़ दो। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 180 लिखा,
डिवाइड बाय 100 अपॉन 1.2 लिखा, बोलो हाय ना, इंटू 1000, तो ये कितना हो गया आपका 10 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 इंटू 1000, ये बोला ना आपने भाई, ये हुआ ना भाई। हाँ। तो ये मेरा क्या है भाई, एक्स है मेरा, ये मेरी क्या है डेंसिटी है, ये क्या है मेरा एम बी है, और जब मैं कट कर दूं कितना बचेगा, ओनली ऊपर 10 बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ। फॉर्मूला क्या आ गया आपका, एक्स इंटू डी इंटू 10 10 डिवाइड बाय, हाँ सर, समझ में आया कि नहीं है। आ गया सर। हो गया। तो आपका फॉर्मूला अगर मैम कराएगी तो करना, वैसे मेरे हिसाब से मत फॉर्मूला यूज मत करो, क्योंकि पता नहीं मार्क्स सर काट लेके नहीं काट लेगा। वैसे फार्मूला जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बुक है ना उसमें जितने आपने फार्मूला कराए ना सारे एमसीक्यू में थे, कि नहीं, अगर ये ये है तो उसका जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या बनेगा। जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट सीबीएसई में मना करते, पता है नंबर काट ले फायदा किसी को, ठीक है। तो बोर्ड में लिख सकते हैं ऐसे, मतलब वो ये बोर्ड में नहीं लिख सकते मेरे हिसाब नहीं लिख से, सकते। सीबीएसई के लिए है फॉर्मूला आपका। ये लेकिन उसको वो क्या बोलते हैं चेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं हाँ कि चेक सही यूज है कर सकते हैं, निकला बिल्कुल, है हाँ कि बिल्कुल। गलत। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया भाई, दो फॉर्मूला बना दिए ना आपके, एम बी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये 100 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। बोलो हाय ना। हम्म हाँ। ऐसे आप निकाल लोगे मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो वहां से आप मोलैलिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं आगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो ऐसी रिलेशनशिप है किसका, मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशनशिप भी आपके सामने, ठीक है। अगर आपके पास मोलैरिटी है तो मोलैलिटी निकाल सकते हो। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन पहले ऐसा है, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस वैल्यूज ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो ये याद रखना है कि जो मोलरिटी होती है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और मोलरिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होती है, ठीक है भाई। तो अगर हाँ। टेम्परेचर चेंज करो ये तो मोलरिटी क्या होगी, फिर वॉल्यूम चेंज वाला होगी, होता है, क्योंकि जो मोलर, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि मोलैरिटी होता वॉल्यूम पे डिपेंड है, होता मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन नियरली सेम। तो जब सॉल्यूशन क्या आपका बहुत ही डाइल्यूट हो और डेंसिटी कितनी हो आपकी 1 ग्राम पर ml हो, तो उस कंडीशन बोल सकते हैं मोलरिटी और मोलरिटी लगभग बराबर होंगी, होगी कि नहीं होगी। है। बस कैसे? बस सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है आपका, मान लो तो सॉल्यूट ना के बराबर है कि नहीं है। यस। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा मास ऑफ मोल सॉल्यूट। सॉल्वेंट है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, बोलिए हाय ना। हम्म हम्म और अगर डेंसिटी मेरी क्या है 1 है, तो जो मेरा सॉल्यूशन का मास आएगा वो क्या आएगा, मास और वॉल्यूम आ जाएगा, बोलो हाय ना। हाँ। यस। तो ऊपर क्या था दोनों के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स थे, एक में क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट था और दूसरे में क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, है ना भाई। तो हाँ देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मास इज इक्वल टू किसके हो गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन के। तो ये दोनों टर्म बराबर होगी नहीं हो गई, बोलो। हाँ समझ गया। कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, एक तो बहुत डाइल्यूटेड। वैल्यू का डेंसिटी 1। डेंसिटी क्या होना चाहिए 1 ग्राम पर एमएल होना चाहिए, क्लियर है। हाँ। चलिए इसका आंसर बताइए फिर मेरे को, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का, फिर बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे बैठ के आराम से।
0.27 हाँ 0.27777 0.27 27 भाई बोलेगा तो इतनी फिर कैसे? नहीं, अगर 27 बोलेगा तो 278 बोलेगा फिर उसको आगे तो। ठीक है, समझ में आया क्यों बोलेगा? हाँ क्योंकि वो बहुत वो 7 आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। लंबा जा रहा है और फिर अप्रोक्सीमेशन से अगला एक पे। चलिए भाई अगला करिए, पहले का आंसर सही बताया इसने, बाकी लोग ट्राई कर लीजिए, जिसका नहीं हो पूछ लो मेरे से। इसका आंसर है 0.278 बोल सकते हैं।